सबको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाले जो चैप्टर था उसमें मैक्सिमम मैंने कई टॉपिक आप लोगों को बताया कि व्हाट इज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का एप्लीकेशन भी मैंने आपको बताया एंड इसी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में मैंने आपको टाइप्स में प्रेसिपिटेशन एंड एल्यूमिनेशन रिएक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया हूं। एल्यूमिनेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में डिटेल में आगे के चैप्टर्स में मिलेगा आप लोगों को, वहां पर डिटेल में आपको बताना है। तो इसलिए मैंने वहां पर सिर्फ आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन एंड उसका डिफिनेशन ही मैंने दिया था कि व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है और एल्यूमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अगर आपको प्रेसिपिटेशन और एल्यूमिनेशन रिएक्शन के बारे में अगर पता होगा, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन होते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी आपने पढ़ा था कौन कौन सा, दोनों में पार्टिसिपेटिंग एंटीबॉडी और एंटीजन, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट होते हैं। बस क्या अंतर था दोनों में, इसमें पर्टिकुलेट था, याद रखना, ठीक है, इसमें पर्टिकुलेट था और इसमें कोई स्पेसिफिक एंटीजन की हम बात करते हैं, या इसमें एंटीजन हम कोई भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर्टिकुलेट होता है स्पेसिफिकली किसी एक को लेकर के। तो अगर ये दोनों मैंने वहां रिएक्शन बताया था कि कैसे ये रिएक्शन होते हैं, तो प्रेसिपिटेशन में आपने देखा किसी ट्यूब में या यहाँ प्रेसिपिटेट होना, एल्यूमिनेशन में आपने देखा था सस्पेंशन बनता, सस्पेंशन में से क्या होता था, वो एल्यूमिनेट होता था। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रिएक्शन होते हैं और इनके बारे में कई एग्जांपल्स भी मैंने दिया था कि कौन कौन से रिएक्शन इनके अंतर्गत आते हैं और कौन से नहीं। जैसे यूडॉल टेस्ट के बारे में नहीं बताया, वहां पर भी मिल जाएगा रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों की टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब कौन कौन से फैक्टर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। तो टॉपिक है आप लोगों का फैक्टर अफेक्टिंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक, मतलब ये एंटीजन है, सपोज दैट ये एंटीबॉडी है, इन दोनों का आपस में क्या होना है, रिएक्ट होना है, क्रॉस लिंक, इन दोनों को लिंक होना है। तो लिंक होने के लिए कौन कौन से फैक्टर इस पर अप्लाई होंगे, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आप लोगों के टॉपिक है। आप लोग ऐसे भी मैं शुरुआत में चाहे प्रेसिपिटेशन बता रहा हूं या एल्यूमिनेशन, तो वहां पर एक वर्ड दिया था ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, और एक क्या दिया था, ऑप्टिमम पीएच। टेम्परेचर और पीएच ये दो मेन फैक्टर होते हैं जो रिएक्शन पर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हमें जो पढ़ना है डिटेल में इन्हीं दोनों फैक्टर को लेकर के, पहला आप लोगों का टेम्परेचर और फिर हमारा और कौन सा, पीएच, और एक क्या पढ़ना है आप लोगों को, आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ में भी मैं बताऊंगा, वहां बॉन्ड से रिलेटेड होता है कि उनकी कैपेसिटी आयनिक स्ट्रेंथ कितना होता है। ये तीन फैक्टर आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट, आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं इसमें नोटेट करना है आप लोगों को, द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड by several factors, influenced by several factors.
some of the more common फैक्टर्स। कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं इसमें, कौन सी फैक्टर्स ठीक, कुछ कॉमन फैक्टर्स की चर्चा करते हैं। द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होता है इस पर कई सेवरल ढेर सारे कई फैक्टर्स इस पर अप्लाई होते हैं, अफेक्ट करते हैं। इनमें से कुछ मोर कॉमन, जो कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे पहले मिलता है, हमने अभी भी बताया आपको कॉमन फैक्टर्स को, उसमें सबसे पहले हम लेते हैं टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या लेते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन will depend on chemical nature, of epitope, paratope and types of bonds involved in their interaction. For example लेते हैं। For example, hydrogen bond formation, tends to be hydrogen bond formation tends to be exothermic, These bonds are more stable at lower temperature. And maybe more important when dealing with carbohydrate entity। ध्यान दीजिएगा इसमें, क्या आप लोगों ने लिखा?
factor affecting of antigen antibody reaction में several factors are affected the antigen antibody reaction. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को कई फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. इनमें से कुछ कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे पहला फैक्टर की बात करते हैं वो होता है टेम्परेचर. टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आर अफेक्ट द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. हमने इससे पहले भी कई बार जब आप लोगों को प्रेसिपिटेशन या तो फिर एलिमिनेशन बातें आता था तो वहां मैं ये बोलता था ऑप्टिमम टेम्परेचर. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना दिया था, 37 डिग्री सेल्सियस. तो ये इतना आप लोगों को क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की हम बात कर लेते हैं. तो 37 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये टेम्परेचर होता है. इस पर मैक्सिमम रिएक्शन कराए जाते हैं. इससे ज्यादा होगा तो भी रिएक्शन इफेक्ट पड़ेगा, कम होगा तो भी पड़ेगा. देखिए क्या आपने लिखा है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है. द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. आपने लिखा क्या, the optimum temperature for antigen antibody reaction will depend on the chemical nature of epitope. इंटरेस्टिंग केस है. देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर किसका, एंटीजन एंटीबॉडी का, डिपेंड किस पर होता है भाई, केमिकल नेचर ऑफ epitopes. ओके, और किस पर, पैराटॉप. एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन देयर इंटरेक्शन. एग्जाम्पल मैंने दिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंड्स टू बी एक्सोथर्मिक. ओके, दीज बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल एट लोअर टेम्परेचर एंड मे बी मोर इंपॉर्टेंट व्हेन डीलिंग विथ कार्बोहाइड्रेट एंटीजन. ये तो आप लोगों का डिटेक्शन हुआ. अब समझिए इसको क्या है. मैंने बताया कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है. जो टेम्परेचर होता है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ये किसके लिए, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन केमिकल नेचर. द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विल डिपेंड, ये डिपेंड होगा किस पर, डिपेंड होगा केमिकल नेचर ऑफ epitope. ध्यान देना है, epitope किसका था, एंटीजन का. मैंने बताया था ना, एंटीजन का वो पोर्शन जो क्या करता हो, एंटीबॉडी से अटैचमेंट होने वाला पोर्शन होता है. मैं इससे पहले बताया था. तो द केमिकल नेचर ऑफ द एपिटॉप एंड केमिकल नेचर ऑफ द पैराटॉप, ये भी बताया था आपको. एंटीबॉडी का वो पोर्शन जो एंटीजन को बाइंड करता हो, पैराटॉप. एंटीबॉडी का वो पोर्शन जो एंटीजन को बाइंड करता हो, पैराटॉप. और एंटीजन का वो पोर्शन जो एंटीबॉडी को बाइंड करता हो, उसके साथ क्या होता है, कंबाइन होता हो, उसको epitope. तो द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज डिपेंड किस पर है, नेचर ऑफ epitope एंड नेचर ऑफ पैराटॉप. देखो केमिकल नेचर ऑफ epitope एंड पैराटॉप. और किस पर, टाइप्स ऑफ बॉन्ड. ध्यान देना कि सिर्फ इसी पर ही नहीं है. नेचर ऑफ, अगर हम बात करें केमिकल नेचर की तरह बात करें तो सपोज दैट ये हमारा मान लेते हैं एंटीजन है. ओके, और ये मान लेते हैं एंटीबॉडी. इसको भी मैंने आप लोगों को बताया था अच्छे से. ये मान लेते हैं हमारा एंटीबॉडी. इसका ये वाला पोर्शन जो इसके साथ बाइंड कर रहा है और इसका ये पोर्शन जो इससे अटैच हो रहा है. तो जो टेम्परेचर होता है डिपेंड होता है इन दोनों के केमिकल बिहेवियर पर, साथ साथ में इन दोनों की बॉन्डिंग. देखो, एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व इन देयर इंटरेक्शन. और इन दोनों के इंटरेक्शन में कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है. जैसे सपोज दैट ये दोनों हो गए, ये मान लेते हैं हमारा आपका एंटीबॉडी, ये हमारा आपका एंटीजन. ये दोनों आपस में क्या हुए, बाइंड हुए. जब ये बाइंड होते हैं तो तब केमिकल बिहेवियर, जो टेम्परेचर डिपेंड होगा वो इन दोनों के बिहेवियर पर डिपेंड होगा. आई मीन इन दोनों, ये वाले पोर्शंस का और इस वाले पोर्शंस का केमिकल नेचर क्या है. एक तो ये हो गया. दूसरा निश्चित है केमिकल नेचर क्या हो गया. दूसरा किस पर डिपेंड करता है, ये दोनों कैसे बॉन्ड से आपस में अटैच होते हैं.
तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है ये डिपेंड होता है इपीटॉप एंड पैराटॉप के केमिकल नेचर एंड उसके बॉन्ड पर। इपीटॉप और पैराटॉप के आपस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस पर, और दूसरा उनके नेचर के केमिकल बिहेवियर पे, केमिकल नेचर पर कौन इफेक्ट करता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर डिपेंड होता है। कैसे? जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन क्या बनता है जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं वे लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा भी क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंड्स टू बी एक्सोथर्मिक। कैसा होता है ये? एक्सोथर्मिक। दो पढ़ा होगा आपको, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बैकग्राउंड में आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ। एक्सोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक क्या होता है, ठीक है। एक ऊर्जा को अवशोषण करना, एक ऊर्जा को बाहर करना, एक्सोथर्मिक ऊर्जा को जो बाहर करता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन जब बनता है तो क्या देता है? एक्सोथर्मिक ये होता है। इसमें होगा क्या? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सोथर्मिक है तो दीज बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल एट लोअर टेम्परेचर। ध्यान देना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसकी स्टेबिलिटी किस पर होता है? लोअर टेम्परेचर पर होता है। मतलब लोअर टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। मतलब अगर कोई भी एंटीजन और कोई एंटीबॉडी, ध्यान देना, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट हो, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट हो और इनका जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन के दरमियान क्या बनता हो? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हो। क्या बनता हो? हाइड्रोजन बॉन्ड। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्ट विद या बॉन्डेड विद ईच अदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बाइंड होते हैं तो देन उस समय क्या होता है? ऐसे केस में यह हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो इस केस में जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये मोर स्टेबल होता है। कब? जब लोअर टेम्परेचर होता है। तो लोअर टेम्परेचर में, लोअर टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्टेबल होता है एंड मे बी मोर इंपॉर्टेंट, और ये और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कब? जब डीलिंग विद कार्बोहाइड्रेट एंटीजन। जब कौन सा एंटीजन हो? कार्बोहाइड्रेट एंटीजन हो। कोई ऐसा एंटीजन जो उसका फॉर्मेशन किससे हो? कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह बात कर लेते हैं, वहां पर आपको मैंने इससे पहले बताया कि पॉलीसैकेराइड की बात वहां पर आया था, ठीक है, पॉलीफॉस्फोलिपिड की बात आया था। तो अगर कोई बैक्टीरिया या कोई एंटीजन किसका बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है तो जब ये एंटीबॉडी से अटैच होगा, ऐसे केस में टेम्परेचर जितना कम से कम रहेगा उतना ही अच्छे से क्या होगा? ये रिएक्शन होता है। ओके, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ। तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है एंटीबॉडी रिएक्शन पर, क्लियर हुआ? मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर एक मेन फैक्टर होता है, मोस्टली मेन फैक्टर फॉर रिस्पॉन्स, जो क्या करता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को अफेक्ट करने वाला। कैसे करता है? जैसे मैंने माना कि मान लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी है, आपस में कैसे बाइंड हो रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और हाइड्रोजन बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होता है कि लोअर टेम्परेचर पर मोर स्टेबल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे से क्या हो जाएंगे? लो हो जाएंगे। तो लोअर टेम्परेचर पर जब ये मोर स्टेबल होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डीलिंग करेंगे इनका, आई मीन ये जब रिएक्शन होगा कौन सा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और वहां पर एंटीजन अगर कार्बोहाइड्रेट है तब तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तब तो इस फैक्टर का सबसे ज्यादा अप्लाई होगा। क्योंकि व्हेन डीलिंग विद कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, जब कार्बोहाइड्रेट एंटीजन से डील होता है तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात आती है। ओके, तो याद रखना हमेशा टेम्परेचर क्या करता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर अफेक्ट करता है। कैसे करता है? मैंने यहाँ डिटेल बताया आप लोगों को कि इपीटॉप पैराटॉप के नेचर और बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? लोअर टेम्परेचर पर ज्यादा ये क्या होता है? रिएक्टेबल होता है या ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब स्टेबिलिटी अगर बढ़ाना है तो टेम्परेचर कम होगा। सपोज दैट एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के दरमियान टेम्परेचर क्या है? हाई है, तो ऑफकोर्स ये रिएक्शन नहीं होगा या उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगा। तो मोर स्टेबिलिटी अगर देखना है तो किस पर डिपेंड होगा? स्टेबिलिटी इज डिपेंड अपॉन द लोअर टेम्परेचर व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट जो
फैक्टर होता है सेकंड नंबर, मैंने इसके पहले भी बताया, वो होता है पीएच। क्या होता है? पीएच, और ऑफ हाइड्रोजन। पीएच के बारे में आप लोग पता है। नॉर्मली मैंने जब ऑप्टिमम की बात कर रहा था, टेम्परेचर मैंने वहां पर 37 दिया था, तो पीएच कितना दिया था? 7.4। ये क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच होता है जिस पर मैक्सिमम एंटीजन एंटीबॉडी क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। अगर इससे कम पीएच होता है, इससे ज्यादा होता है, तो भी रिएक्शन पर क्या होता है? अफेक्ट होता है। ठीक, तो डिटेक्शन करिए आप, इसमें डिटेक्ट करिए। The effect of pH on antigen antibody reaction. Effect of pH on antigen antibody reaction नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, antigen antibody complex lies in the range of 6.5 से 8.4। मतलब पीएच कितना रेंज होता है? 6.5 से 8.4 पीएच। बिलो पीएच कितना? 6.5। 6.5 से कम पीएच पर क्या होगा ये? एंड एबो पीएच 8.4 से एबो द एंटीजन एंटीबॉडी reaction, the antigen antibody reaction is strongly, the antigen antibody reaction is strongly stable, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो मिलेगा आप लोगों को फैक्टर, वो है आपका क्या? पीएच। पीएच क्या होता है? कैसे फैक्टर अफेक्ट करता है? कैसे फैक्टर अफेक्ट करता है? इसमें आप लोगों को मैंने दिया कि जो ऑप्टिमम पीएच की अगर हम बात करें, वो मैंने आपको इससे पहले बताया था 7.4। तो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स होता है, लाइज इन द रेंज ऑफ, जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, वो 6.5 से 8.4 पीएच के बीच में एक मैक्सिमम या कह सकते हैं बेस्ट रूप से इनका कॉम्प्लेक्स बनता है। इससे नीचे एंड अबव ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी इज स्ट्रांगली इनहिबिटेड। इससे कम की बात कर लें 6.5 से कम, 8.4 से ज्यादा, इस पर क्या हो जाएगा? ये इनहिबिट हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल है इसमें। अंडर extreme pH condition, antibodies may undergo conformational change. That can destroy the complementary with
the एंटीजन। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा आपने, द इफेक्ट ऑफ पीएच एंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स लाइज इन द रेंज ऑफ, कॉम्प्लेक्स बनना है या कॉम्प्लेक्स को जो इफेक्ट होता है एंटीजन एंटीबॉडी की जो कॉम्प्लेक्स को इफेक्टिव होता है कौन सा पीएच, रेंज क्या होना चाहिए 6.5 से 8.4 के समथिंग के बीच में। इससे कम की बात कर लें और इससे ज्यादा की बात कर लें, दोनों पर ये क्या होता है, रिएक्शन जो होता है स्ट्रांगली कहा जाएगा इनहिबिटेड होता है, इनहिबिट हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। यानी अबव और लोअर दोनों पर ये स्ट्रांगली रूप से इनहिबिटेड होगा। आगे अगर हम देखें इसी को तो अंडर एक्सट्रीम पीएच, इस पीएच के अंडर में कंडीशन एंटीबॉडीज में अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंजेस, एंटीबॉडीज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, दैट कैन डिस्ट्रॉय कॉम्प्लीमेंट्री विद द एंटीजन, जो एंटीजन के साथ क्या होते हैं लोग कॉम्प्लीमेंट्री नहीं करते बल्कि क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब अगर फेवरेबल ऑप्टिमम की बात करें, रेंज आपका अगर इससे रेंज से कम या ज्यादा हुआ, इससे कम हुआ इससे ज्यादा हुआ तो ऑलरेडी एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या रिएक्शन नहीं होगा। अगर रिएक्शन होगा तो रिएक्शन क्लियर नहीं होगा। तो द पीएच जो होता है वो मेन फैक्टर होता है। पीएच सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, जैसे मैंने आपको टेम्परेचर की बात बताया ऐसे ही पीएच भी होता है जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो टेम्परेचर हम पीएच हमेशा याद रखना कितना होना चाहिए, 6.5 से 8.4 के अंडर में। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर इफेक्टिंग होता है वो है आप लोगों का आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ थर्ड नंबर अगर हम बात करते हैं आयनिक स्ट्रेंथ, उसकी बॉन्डिंग की हम बात करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का जो स्ट्रेंथ होता है वो भी क्या करता है, फैक्टर करता अफेक्ट करता है किस पर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर। इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ, effect of ionic strength on antigen antibody reaction, on antigen antibody reaction is particularly important in blood group, in blood grouping सेल। ठीक, हम अगर आयनिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन ब्लड। हम ब्लड ग्रुप करते हैं, सेरोलॉजी में क्या लगाते हैं, ब्लड ग्रुप करते हैं। ये ब्लड ग्रुपिंग पर भी, ब्लड ग्रुप में इंपॉर्टेंट रूप से कौन सा इफेक्ट करता है, आयनिक स्ट्रेंथ। कैसे, जैसे सच एज इन नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। हम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन की बात करते हैं, आप लोगों को इससे पहले भी नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है बायोकेमिस्ट्री में। तो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन उसमें क्या प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था NaCl, दोनों आयन होते हैं, सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक, क्लस्टर अराउंड द कॉम्प्लेक्स, क्लस्टर अराउंड द complex and partially neutralized
partially neutralized charge potentially interfering with antibody binding to antigen. When exposed to very low ionic strength gamma globulins aggregate and form visible complex with lipoprotein of red blood cells leading to their sedimentation. देखिए आपने क्या लिखा इसमें, आयनिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन ब्लड ग्रुपिंग सर्वोलॉजी। आयनिक स्ट्रेंथ की बात करें हम तो कौन से रिएक्शन में, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर ये बहुत क्या करता है, इफेक्ट डालता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट इसका कब होता है, ब्लड ग्रुपिंग के केस में देखें। अगर आप लोग ब्लड ग्रुप जब लगाते हैं या ब्लड ग्रुप करते हैं तो उसमें जो इफेक्ट होता है वो किसका, आयनिक स्ट्रेंथ का। कैसे, जैसे मैंने इसमें दिया कि इन नॉर्मल सलाइन जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसको इफेक्ट को जानने के लिए। नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन है, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, NaCl होता है, पता है। तो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में क्या है, Na और Cl, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये क्लस्टर अराउंड द कॉम्प्लेक्स, ये क्या एक क्लस्टर होता है इस तरीके से, उसके चारों तरफ हम एंटीबॉडी करते हैं, उसके चारों तरफ किसी क्लस्टर तरह से अराउंड चारों तरफ पाए जाते हैं। इसके साथ एंड पार्शियली न्यूट्रलाइज, मतलब इसके चारों तरफ से फैलते हैं और क्या करते हैं, पार्शियली इसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। किसको, चार्ज पोटेंशियली इंटरफेयरिंग विद एंटीबॉडी बाइंडिंग टू एंटीजन, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी के बाइंडिंग में जो चार्ज को क्या करते हैं, पोटेंशियली रूप से मतलब उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, पार्शियली न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, नॉर्मल सलाइन लियो, नॉर्मल सलाइन में क्या प्रेजेंट होता है, Na और क्या प्रेजेंट होता है, Cl, ये प्रेजेंट है। ये क्या करता है कि एंटीजन एंटीबॉडी जब इंटरेक्ट होते हैं, आपस में बाइंडिंग करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उस समय जो चार्ज होता है उसको क्या करता है, ये पार्शियली रूप से न्यूट्रलाइज कर देता है। चलिए ठीक है, हमारा न्यूट्रलाइज किया। तो व्हेन एक्सपोज्ड टू वेरी लो आयनिक स्ट्रेंथ, अगर देखो जब एक्सपोज्ड टू वेरी लो आयनिक स्ट्रेंथ जब क्या होता है, लो होता है, इस केस में गामा हम ग्लोबुलिन की बात करते हैं, गामा ग्लोबुलिन एग्रीगेट, जब गामा ग्लोबुलिन्स पर आयनिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं तो वो क्या होता है, एग्रीगेट होता है, मतलब इकट्ठे होते हैं, एग्रीगेट होते हैं और क्या बनाते हैं, फॉर्म विजुअल कॉम्प्लेक्स। आई मीन व्हेन द आयनिक स्ट्रेंथ इज लो, हम आयनिक स्ट्रेंथ लो कर देते हैं किसका, गामा ग्लोबुलिन्स, तो
क्या होता है, वो एग्रीगेट होता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बनाता क्या है, विजिबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, किसके साथ, लिपोप्रोटीन। किसका लिपोप्रोटीन, रेड ब्लड सेल आई मीन आरबीसी के लिपोप्रोटीन के साथ गामा ग्लोबुलिन्स क्या काम करता है, गामा ग्लोबुलिन्स की हम बात करें तो उसके साथ क्या करता है, एग्रीगेट होता है या कॉम्प्लेक्स बनाता है, विजुअल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो किसमें आता है, लीडिंग टू द सेगमेंट, उसको सेगमेंटेशन में लीड करता है। तो जब आप ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो वहां पर जो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है, ठीक, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो बन रहा है, एग्लूटिनेशन जो हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, लो आयनिक स्ट्रेंथ। अगर आयनिक स्ट्रेंथ को हाई कर दिया जाए तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो जनरली आयनिक स्ट्रेंथ का इफेक्ट क्या हुआ, जितना ही कम आयनिक स्ट्रेंथ होगा, जितना कम आयनिक स्ट्रेंथ होगा रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगा, आई मीन ग्लोबुलिन्स और कौन सा आपका ये लिपोप्रोटीन्स आपस में ज्यादा बाइंड होंगे। क्लियर, आई मीन एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स पर कौन इफेक्ट डालता है, आयनिक स्ट्रेंथ। तो आयनिक स्ट्रेंथ इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच आर अफेक्ट द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इस तरीके से आप लोगों का ये 3 फैक्टर मैंने बताया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के जो फैक्टर होते हैं, मैंने आप लोगों को टेम्परेचर बताया, पीएच बता दिया, और तीसरा क्या बताया आप लोगों को, आयनिक स्ट्रेंथ। तो ओवरऑल ये 3 फैक्टर हुए, तीनों फैक्टर आप लोगों को क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरुआत करेंगे। आप लोगों का यहाँ से चैप्टर समाप्त हुआ। इस चैप्टर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में जितने भी फैक्टर था वे सारे फैक्टर क्लियर हुए। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को मिलेगा वो रहेगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो रहेगा आप लोगों का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, डिफिनेशन पढ़ा है आपने, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर डिटेल आप लोग पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, डिफिनेशन मालूम है, कौन कौन से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे रिएक्शन इन द लिक्विड मीडियम, जोन फिनोमेनन, और प्रेसिपिटेशन टेस्ट की बात करें, रिंग टेस्ट की बात कर लें, स्लाइड फ्लोरेसेंस टेस्ट की बात कर लें, वीडियारल टेस्ट की बात कर लेते हैं, रेडियल इम्यूनोफ्यूजन, ये सारे टेस्ट आप लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं, जो कि ये नया टॉपिक में होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।